हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग झारखंड पीजीटी कॉमर्स के बारे में बात करने वाले हैं। और आज की क्लास की अगर हम लोग बात करें तो आज की जो क्लास है वो क्लास नंबर हम लोगों की 16 है। तो क्लास नंबर 16 से पहले हम लोगों ने क्या क्या जान लिया है उसके बारे में जान लेते हैं कि आज की तो क्लास 16 नंबर है, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने 15 में क्या किया है। तो हम लोगों ने लागत मात्रा लाभ विश्लेषण का हम लोगों का टॉपिक चल रहा है। कॉस्ट वैल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस का टॉपिक ये चल रहा है। इसमें हम लोगों ने कुछ चीज़ों को जान लिया है और कुछ चीज़ें हम लोगों की रह गई हैं, उनको हम लोगों को जानना है। लगभग आज की क्लास और एक और क्लास करेगी, ये टॉपिक आप लोगों का पूरा हो जाएगा। फिर और टॉपिक हैं उन पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों के सिलेबस में ये बात गिवन है, ये इसको देख लेना आप लोग। सबसे पहले हम लोगों ने लागत मात्रा लाभ विश्लेषण के बारे में जाना था। उसके बाद हम लोगों ने उसके उद्देश्य और उसके महत्व के बारे में चर्चा की थी और कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जिसे हम लोगों ने नहीं लिख पाए थे वो हम लोगों ने लिखकर आप लोगों को बताए हुए हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने इसी में एक टॉपिक है सम विच्छेद बिंदु, ब्रेक इवन पॉइंट जिसे बोलते हैं। सम विच्छेद बिंदु का दूसरा नाम क्या होता है? नो प्रॉफिट पॉइंट होता है। शून्य हानि बिंदु बोलते हैं, जीरो लॉस पॉइंट भी बोलते हैं इसे। सम विच्छेद बिंदु की क्या क्या विशेषताएं होती हैं उनको हम लोगों ने पूरी अच्छी तरीके से डिस्कस किया था। सम विच्छेद बिंदु की गणना किस प्रकार से की जाती है, सम विच्छेद बिंदु की गणना कौन सी विधियां होती हैं? तो 3 विधियां होती हैं, समीकरण विधि, अंशदान विधि, सम विच्छेद चार्ट विधि। अब सम विच्छेद बिंदु के 2 उपकरण की बात करें कि 2 उपकरण जो मोस्ट उपकरण थे उन पर हम लोगों ने बात की। अंशदान कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं और लाभ मात्रा अनुपात कैसे निकालते हैं, जिसे पीवी रेशियो बोलते हैं। अब हम लोगों ने फिर उसके बाद हम लोगों ने इस पर जो है इनके क्वेश्चन भी किए थे कि किस प्रकार के क्वेश्चन हम लोगों को करने थे। हम लोगों ने क्वेश्चन पर भी बात की थी। तो ये जो क्लासें हैं, एक सेकेंड, सबसे पहले हम लोगों ने अंशदान के बारे में जाना कि अंशदान कैसे होता है। अंशदान के बारे में आशय को जाना। इसे अंशदान को और क्या बोलते हैं? ग्रॉस मार्जिन, कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी कहते हैं। अंशदान कैसे निकालते हैं? अंशदान हम लोग सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट अगर माइनस कर देते हैं तो हम लोगों का कंट्रीब्यूशन आ जाता है। कंट्रीब्यूशन बराबर अगर होता है तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस भी हो सकता है। और कंट्रीब्यूशन बराबर सेल्स में मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम लोग पीवी रेशियो का, तब भी हम लोगों का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। इस पर हम लोगों ने डिटेल में क्लास की थी और ये हम लोगों ने कुछ फॉर्मूले भी दिए थे आप लोगों के सामने। इनको मैंने अच्छी तरीके से आप लोगों को बताया था। उसके बाद हम लोगों ने लाभ मात्रा अनुपात की बात की थी कि प्रॉफिट वैल्यूम रेशियो की बात की थी कि प्रॉफिट वैल्यूम रेशियो कैसे निकालते हैं। तो पीवी रेशियो जिसे बोलते हैं, पीवी रेशियो मतलब पीवी रेशियो बराबर जो कंट्रीब्यूशन निकाला है उसमें अगर हम लोग सेल का भाग दे देते हैं, सेल से डिवाइड कर देते हैं और मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं तो हम लोगों का पीवी रेशियो आ जाता है। पीवी रेशियो जो होता है उसे प्रतिशत में व्यक्त करते हैं और अंशदान सीमा अनुपात भी इसे कहते हैं पीवी रेशियो का दूसरा नाम। पीवी रेशियो के क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को करवाए हुए थे पिछली क्लास में। अगर आप लोगों ने पिछली क्लास को नहीं देखा है, अब आप लोग कहेंगे कि ये सब क्यों बता रहे। देखो, थोड़ा सा रिवीजन करना पड़ता है पिछली क्लासों का भी, पिछली क्लास में किया क्या है। अब डायरेक्ट शुरुआत कर दें तो ये गलत हो जाएगा बच्चों के साथ, तो इसीलिए थोड़ा सा पेशेंस रख के हम लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ना होता है। उसके बाद हम लोगों ने पीवी रेशियो की बात की थी। पीवी रेशियो के क्वेश्चन भी मैंने किए थे ये सारे, जिनको अच्छी तरीके से देखना है। फिर उसके बाद हम लोगों ने सम विच्छेद बिंदु के बारे में बात की थी कि सम विच्छेद बिंदु कैसे निकालते हैं और किस प्रकार से इसकी गणना करते हैं। सम विच्छेद बिंदु को अच्छी तरीके से हम लोगों ने देखा था। फिर उसके बाद सम विच्छेद बिंदु अगर यूनिट में पूछा जाता है तो यूनिट पर भी हम लोगों ने बात की थी और क्वेश्चन भी आप लोगों को करवाए हुए थे। फिर अगली क्लास में हम लोगों ने आप लोगों को सुरक्षा की सीमा की बात की थी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात की थी। सुरक्षा की सीमा वास्तविक बिक्री और सम विच्छेद बिंदु के अंतर को दर्शाता है। मतलब कि सुरक्षा की सीमा जो होती है वो MOS जिसे बोलते हैं, MOS मार्जिन ऑफ सेफ्टी जिसे बोलते हैं। सेल्स में से अगर हम लोग वेरिएबल कॉस्ट सेल्स में से कंट्रीब्यूशन BEP को माइनस कर देते हैं तो हम लोगों का MOS निकल के आ जाता है। MOS के फॉर्मूले की बात की थी, ये सारे के सारे फॉर्मूले मैंने आप लोगों को लिखवा दिए हैं। सुरक्षा की सीमा को प्रतिशत के रूप में दर्शाया जा सकता है जिसे MOS रेशियो भी कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा आप लोग, ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखनी है क्योंकि इनके
अन्य नामों से भी क्वेश्चन कहीं कहीं पूछ दिए जाते हैं या फिर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कहा जा सकता है कि ये स्टेटमेंट गलत है या सही है, तो आप लोगों को भी बताना होगा। और अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस सेट जो झारखंड के प्रैक्टिस सेट करवाए हैं वो 11 करवा दिए हैं और भी प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। जल्द से जल्द आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से क्लासें और भी मिलेंगी। पहली बात मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, इनकम टैक्स में मैंने आप लोगों को 10 क्लासें करवा दी हैं और अच्छी तरीके से करवा रहा हूँ। पहले टॉपिक करवा रहा हूँ, उसके बाद उसके MCQ करवाऊँगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या क्या जानेंगे, तो अब हम लोग जानेंगे कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी का महत्व क्या है। देखो थोड़ा सा टाइम टेकन है मानता हूँ, लेकिन अच्छी तरीके से पढ़ने का यही एक सॉल्यूशन होता है कि आराम से पढ़िए और अच्छी तरीके से पढ़िए। ये मत सोचिए कि लिखने से टाइम ख़राब होता है, आपके लिखने से थोड़ा सा टाइम ख़राब होता है तो मैं लिखूँगा नहीं तो आप समझेंगे कैसे। तो सुरक्षा की सीमा का महत्व हम लोग हेडिंग लगा लेते हैं कि सुरक्षा की सीमा जो हम लोगों ने मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाली है ना, तो इसका जो है महत्व क्या है। सुरक्षा की सीमा का महत्व, सुरक्षा की सीमा के महत्व के बारे में जानते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो इसके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके बारे में सुरक्षा की सीमा एवं इसका आकार, सुरक्षा की सीमा एवं इसका आकार व्यवसाय की सुदृढ़ता का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, महत्वपूर्ण संकेतक है। देखो सुरक्षा की सीमा एवं इसका आकार व्यवसाय की सुदृढ़ता का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। यह सीमा जितनी अधिक होगी व्यवसाय का संचालन उतना ही अधिक सुरक्षित रहेगा और व्यवसाय को उतना ही अधिक लाभ होगा। ये सीमा जितनी अधिक होगी व्यवसाय की स्थिति उतनी ही अच्छी मानी जाती है। मतलब मेरी बातों में अगर हम अपनी बात में करें तो ये सीमा जितनी ज़्यादा होगी, जितनी अधिक होगी, उतनी ही व्यवसाय की स्थिति सुदृढ़ मानी जाएगी, अच्छी मानी जाएगी और व्यवसाय को उतना ही अधिक लाभ होता है। तो इसके बारे में और आगे लिखते हैं हम लोग कि यह सीमा जितनी अधिक होगी, व्यवसाय का संचालन उतना ही अधिक सुरक्षित रहेगा और व्यवसाय को उतना ही अधिक लाभ होगा। तो अगर हम लोग इस सीमा की बात करते हैं, सुरक्षा की सीमा का महत्व की बात करते हैं, तो अगर हम लोग पॉइंट से भी लिखना चाहते हैं तो इसमें जो पॉइंट हैं उनको अगर हम लोग लिखना चाहते हैं तो विक्रय में अगर हम लोग सुरक्षा की सीमा की बात करते हैं तो विक्रय मूल्य में वृद्धि करना,
विक्रय मूल्य में वृद्धि करना, विक्रय मूल्य में वृद्धि करना, विक्रय मात्रा में वृद्धि करना, विक्रय मात्रा में वृद्धि करना, विक्रय मात्रा में वृद्धि करना, स्थिर अथवा परिवर्तनशील लागतों, स्थिर मतलब कि फिक्स्ड कॉस्ट, स्थिर अथवा परिवर्तनशील लागतों, परिवर्तनशील लागतों अथवा दोनों में कमी लाने का प्रयास करना, दोनों में कमी लाने का प्रयास करना, दोनों में कमी लाने का प्रयास करना। ये इसका तीसरा महत्व हो गया। और भी महत्व है, लेकिन हम लोगों ने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है उनको मैंने अच्छी तरीके से लिख दिया है कि सुरक्षा की सीमा के महत्व की बात अगर हम लोग करते हैं तो सुरक्षा की सीमा एवं इसका आकार व्यवसाय की सुदृढ़ता का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। यह सीमा जितनी अधिक होगी व्यवसाय का संचालन उतना ही अधिक सुरक्षित रहेगा और व्यवसाय को उतना ही लाभ होगा। इसके और महत्व क्या है? इसके और महत्व है कि विक्रय मूल्य में वृद्धि करता है, विक्रय मात्रा में भी वृद्धि करता है, स्थिर लागतें और परिवर्तनशील लागतों दोनों में कमी लाने का प्रयास करता है। तो ये तो हो गए हम लोगों की सुरक्षा की सीमा के महत्व। अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा कि जिससे आप लोगों सभी चीज़ों को और अच्छी तरीके से सीख जाएं। तीनों चीज़ें, जैसे हम लोगों ने कंट्रीब्यूशन सीखा था, हम लोगों ने VEP मतलब जैसे ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट सीखा था, PV रेशियो सीखा था और MOS मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी सीखा था। तो इनसे संबंधित जो सारी चीज़ें आ जाएं, ऐसा एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो इस क्वेश्चन को हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। एक सेकेंड, हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे कि निम्न आंकड़ों से सुरक्षा की सीमा की गणना कीजिए। निम्न आंकड़ों से सुरक्षा की सीमा की गणना कीजिए। कैलकुलेट द मार्जिन ऑफ सेफ्टी फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। उसके बाद सबसे पहले हम लोगों के पास लिखा क्या क्या है, तो सेल लिखी हुई है और सेल दी है हम लोगों को 2 लाख रुपए। सेल कितनी दी है? 2 लाख रुपए। टोटल कॉस्ट जो दी है, टोटल कॉस्ट है 1,60,000 रुपए। प्रॉफिट दिया है 40,000 रुपए। प्रॉफिट जो दिया है वो दिया है 40,000 रुपए। फिक्स्ड कॉस्ट दी है, अलग से फिक्स्ड कॉस्ट दी है इन्होंने 60,000 रुपए। और वेरिएबल जो कॉस्ट दी है, वेरिएबल कॉस्ट जो दी है, वेरिएबल कॉस्ट जो दी है वो दी है 1 लाख रुपए। तो तभी तो हम लोगों का जो कॉस्ट है, देखिए यहाँ पे टोटल कॉस्ट लिखा हुआ है, टोटल कॉस्ट 1,60,000। तो दो टोटल कॉस्ट में 2 चीज़ें हैं, एक है फिक्स कॉस्ट 60,000 रुपये की और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो है 1 लाख रुपए की। तो अब हम लोग करेंगे कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम लोगों को निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग मार्जिन ऑफ सेफ्टी? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, एक सेकंड,
सबसे पहले मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए हम लोगों को सबसे पहले क्या चाहिए, कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन निकालेंगे, और कंट्रीब्यूशन का अगर हम लोग फार्मूला की बात करते हैं तो कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, कंट्रीब्यूशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो कंट्रीब्यूशन बराबर होता है कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अगर हम लोग करेंगे कि C बराबर S माइनस V करेंगे तो हम लोगों का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। अब सेल कितनी है, तो सेल दी है 2 लाख रुपए, सेल दी है 2 लाख रुपए, और वेरिएबल कॉस्ट जो है वेरिएबल कॉस्ट को लेना है, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को, टोटल कॉस्ट को नहीं लेना है। तो वेरिएबल कॉस्ट है 1 लाख रुपए। तो हम लोगों का जो कंट्रीब्यूशन आएगा, तो कंट्रीब्यूशन निकल के कितना आया, तो कंट्रीब्यूशन निकल के आ गया 1 लाख रुपए। और ये क्या है हम लोगों का, तो ये निकल के आ गया हम लोगों का कंट्रीब्यूशन। अब कंट्रीब्यूशन निकलने के बाद अब हम लोग क्या निकालेंगे, तो अब हम लोग निकालेंगे बीईपी निकालेंगे। अब बीईपी कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग बीईपी निकालेंगे, और बीईपी निकालने के लिए हम लोगों को सबसे पहले जो है पीवी रेशियो की बात करनी होगी। तो पीवी रेशियो कैसे निकालते हैं, पीवी रेशियो कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट वैल्यूम रेशियो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तो कंट्रीब्यूशन। अगर कंट्रीब्यूशन होता तो भी और नहीं होता तो भी हम लोगों के पास ऑप्शन थे। कंट्रीब्यूशन को डिवाइड कर देते हैं हम लोग किससे, सेल से। अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि पीवी रेशियो निकालने के लिए कंट्रीब्यूशन में सेल का डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को, और मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 100 से, तो हम लोगों का पीवी रेशियो निकल के आ जाएगा। तो अगर हम लोग कंट्रीब्यूशन जो निकाला है वो है 1 लाख रुपए, और सेल दी है तो वो दी है 2 लाख रुपए, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये जो बिंदियां हैं ये कट हो जाएगी यहाँ से। तो अगर हम लोग 2 से 100 को काटेंगे तो ये हम लोगों को कट होके आएगा 50%। तो ये क्या निकल के आ गया हम लोगों का, तो ये निकल के आ गया हम लोगों का कंट्रीब्यूशन। सॉरी कंट्रीब्यूशन नहीं, एक सेकेंड, कंट्रीब्यूशन तो निकल के आ ही गया है। तो ये निकल के आ गया हम लोगों का पीवी रेशियो निकल के आ गया। उसके बाद अब हम लोगों को क्या निकालना है, तो हम लोगों को बीईपी मतलब कि ब्रेक इवन पॉइंट निकालना होगा। अब ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो ब्रेक इवन पॉइंट का अगर नहीं है मालूम तो मैंने अभी आप लोगों को क्वेश्चन भी करवाए हुए थे। तो ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट में मल्टीप्लाई करेंगे सेल से और कंट्रीब्यूशन से भाग देंगे, तब भी हम लोगों का आंसर आ जाएगा। और अगर हम लोग इतना नहीं करना चाहते तो बीईपी निकालने के लिए हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट में पीवी रेशियो का भाग दे दें तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा। तो अगर हम लोग इतना करना चाहते हैं तो चलिए हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट। अब ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो रुपए में है हम लोगों का, ये सारी चीज़ें रुपए में है, यूनिट में नहीं है, ठीक है। अब ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या फार्मूला लगाएंगे, तो फार्मूला लगाएंगे फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड कर देते हैं हम लोग पीवी रेशियो से। तो अगर हम लोग इससे डिवाइड कर देते हैं तो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, तो फिक्स्ड कॉस्ट है हम लोगों की 60,000 रुपये। और पीवी रेशियो अगर हम लोग बात करते हैं तो वो परसेंटेज में है, तो 50 हम लोगों की यहाँ पे आ जाएंगी और मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से। परसेंटेज का है ना साइन, इसीलिए वहाँ पे हम लोगों का ये 100 का साइन हो जाएगा, 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम लोगों का अगर हम लोग इसको कट करेंगे तो यहाँ से ये बिंदी यहाँ से कट कर देंगे, और 5 2 जा ये हो गया हम लोगों का 10, 5 दूनी 10। अब 60,000 के दूने अगर हम लोग बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा तो वो होगा 1,20,000। तो ये क्या निकल के आ गया हम लोगों का, तो ये निकल के आ गया हम लोगों का ब्रेक इवन पॉइंट। अब ब्रेक इवन पॉइंट निकल के आ गया। अब हम लोग बात करते हैं, तो अगर हम लोग बात करते हैं हमें निकालना क्या था, तो हमको निकालना था मार्जिन ऑफ
सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालते हैं तो वो मैंने बताया हुआ था फार्मूला कि सेल में से ब्रेक इवन पॉइंट को माइनस करेंगे। कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर हम लोग बात करते हैं तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल का और बीईपी का जो अंतर होता है उसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलते हैं। इन बातों को याद रखिएगा। तो सेल कितनी है? तो सेल है 2 लाख और जो ब्रेक इवन पॉइंट है तो वो ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो है 1,20,000। तो हम लोगों का जो आंसर आ जाएगा तो वो निकल के कितना आ जाएगा? 80,000 रुपये हम लोगों का मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकल के आ जाएगा और यही हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। छोटे में, बड़े में, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को थ्योरी पर ध्यान दीजिए, क्योंकि थ्योरी भी पूछी जाएगी। ऐसे मान लो कि अगर 80 का रेशियो चला तो 80% थ्योरी भी हो सकती है और 20% आप लोगों का न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं। और हो सकता है थोड़ा सा रेशियो चेंज हो जाए तो 70 और 30 का भी हो सकता है। तो इन बातों को याद रखिए, दोनों चीज़ों को कर जाइए, दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से कर ले जाइए, इससे आप लोगों के अच्छे नंबर आ जाएंगे। अब अगर हम लोग इनकी बात करते हैं तो जो मैंने आप लोगों से पिछली क्लास में कहा था कि हम लोग इसके एमसीक्यू पर ही बात करने वाले हैं, तो अब हम लोग बात करते हैं इनके एमसीक्यू की। तो अब हम लोग चलते हैं एमसीक्यू की क्लास पर, जहां मैंने आप लोगों के लिए एमसीक्यू पिछली क्लास में दिखाए हुए थे, उनको हम लोग करने वाले हैं। तो ये मिल गए हम लोगों के एमसीक्यू। हम लोग इन पर बात करेंगे। एमसीक्यू बोथ लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सम विच्छेद बिंदु क्वेश्चन को हम लोग, देखो मेरा टाइम नहीं है, मेरा ये मुद्दा है कि कम समय में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड करना। ये नहीं है कि फालतू बातें आप लोगों से कर दें, ये कर दो वो कर दो, ये नहीं है। ठीक है, आप लोगों की मर्जी होगी तो आप लोग करेंगे। तो क्वेश्चन में 1 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 में, कि सम विच्छेद बिंदु, जिसे ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं, सम विच्छेद बिंदु वह है जहां ब्रेक इवन पॉइंट इज दैट वेयर। ये क्वेश्चन मैंने डिटेल क्लास में आप लोगों को करवाया हुआ है। तो ब्रेक इवन पॉइंट, सम विच्छेद बिंदु कहाँ होता है? तो निम्नतम लाभ पर होता है। निम्नतम लाभ होता है सम विच्छेद बिंदु पर। क्या होता है? निम्नतम लाभ होता है। देयर इज मिनिमम प्रॉफिट। निम्नतम हानि होती है। देयर इज मिनिमम लॉस। अधिकतम लाभ होता है। देयर इज मैक्सिमम प्रॉफिट। या फिर ना लाभ होता है ना हानि होती है। तो सम विच्छेद बिंदु मैंने आप लोगों को जब डिटेल क्लास करवाई थी, डिटेल में बताया था आप लोगों को सम विच्छेद बिंदु के बारे में, तो मैंने क्या कहा था कि इसे हम लोग ना लाभ होता है यहाँ पर और ना हानि होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग बात करते हैं, अगर मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि ये बात मैंने कहाँ पर लिखी हुई थी, अगर आप लोगों ने डिटेल को देखा होगा तो देखो सम विच्छेद बिंदु, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फर्म को ना लाभ ना हानि की स्थिति होती है। फर्म को ना लाभ होता है ना हानि होती है, इसीलिए इसे शून्य हानि बिंदु, जीरो लॉस प्रॉफिट, जीरो लॉस पॉइंट भी कहते हैं और नो प्रॉफिट पॉइंट भी कहते हैं। इन बातों को मैंने पहले ही आप लोगों को बताया हुआ है। तो एक क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है और ये इसका राइट आंसर है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में कि ब्रेक इवन पॉइंट इज पॉइंट एट विच, ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट एट विच, सम विच्छेद बिंदु वह बिंदु है जिस पर कुल आगम का मतलब होता है टोटल रिवेन्यू, कुल आगम कुल लागत के बराबर होता है। टोटल रिवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि अंशदान कुल स्थायी लागत के बराबर होता है। ना लाभ होता है ना लाभ होता है, ये लाभ लिखा हुआ है, ना लाभ होता है ना हानि होती है, और या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है, तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन है, नहीं तो ना आप लोग ये लगाएं। ठीक है, इसका राइट आंसर ये भी है, ये भी है और ये भी है, ये तीनों बातें एक जैसी ही हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन को यहाँ पढ़ेंगे और ऑप्शन जो है वो नीचे लिखे हुए हैं। तो सम विच्छेद बिंदु रुपयों में अगर हम लोग बात करें, सम विच्छेद बिंदु की अगर हम लोग कैलकुलेशन की बात करते हैं, किस प्रकार से निकालते हैं रुपयों में, यूनिट में अलग तरीका होता है। तरीका क्या, वही सब तरीका होता है, बस थोड़ा सा देखने का नज़रिया होता है। सम विच्छेद बिंदु रुपयों में कैसे निकालते हैं? BEP ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़। तो हम लोग सम विच्छेद बिंदु कैसे निकालते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट में अगर हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट
डिवाइड बाई पीवी रेशियो, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाई पीवी रेशियो मल्टीप्लाई 100, या फिर फिक्स्ड कॉस्ट पीवी रेशियो डिवाइड बाई फिक्स्ड कॉस्ट। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इन ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कि पीवी रेशियो जो ब्रेक इवन पॉइंट अगर हम लोग निकालते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट अभी मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालते हैं। तो फिक्स्ड कॉस्ट में अगर हम लोग भाग देना चाहें तो पीवी रेशियो से भाग दे देते हैं, पीवी रेशियो से भाग देते हैं और हम लोगों का इसका राइट आंसर आ जाएगा कि फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाई पीवी रेशियो। तो इस प्रकार से भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगर हम लोग और जो है ब्रेक इवन की बात करें तो ब्रेक इवन के और भी फार्मूले थे हम लोगों के। तो ब्रेक इवन निकालने के लिए और भी फार्मूले हैं। तो फिक्स्ड कॉस्ट मल्टीप्लाई अगर हम लोग करते हैं सेल से, फिक्स्ड कॉस्ट में मल्टीप्लाई करेंगे सेल का और कंट्रीब्यूशन से भाग देते हैं, कंट्रीब्यूशन से भाग देते हैं तो हम लोगों का क्या आ जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। और अगर हम लोग बात करें ब्रेक इवन पॉइंट की तो फिक्स कॉस्ट मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस पर यूनिट और डिवाइड करेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, तब भी हम लोगों का जो है BEP आ जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी किससे निकालते हैं, किस प्रकार से हम लोग मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात करते हैं। तो सेल्स में से माइनस करते हैं, ये फॉर्मूला में यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, सेल्स माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। तो सेल्स माइनस फिक्स्ड कॉस्ट तो ये तो हम लोग नहीं करते हैं। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये तो हम लोगों का कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है, ये भी नहीं करते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी में। सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट, ये भी नहीं करते हैं हम लोग। सेल्स माइनस BEP, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अभी मैंने आप लोगों को करवाया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में कि सम विच्छेद बिंदु इकाइयों से ज्ञात करने के लिए कुछ स्थायी लागत को विभाजित किया जाता है। तो कुछ स्थायी लागत को हम लोग किससे विभाजित करते हैं, प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत से, प्रति इकाई स्थायी लागत से, पीवी रेशियो से, या फिर प्रति इकाई अंशदान से। तो अगर हम लोगों को इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। अभी अभी हम लोगों ने इसकी चर्चा की है, अभी अभी मैंने आप लोगों को इसका फार्मूला बताया था कि अगर हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट निकालते हैं, एक सेकेंड, अगर हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट अगर हम लोग निकालते हैं तो फिक्स्ड कॉस्ट में मल्टीप्लाई करेंगे सेलिंग प्राइस, फिक्स्ड कॉस्ट में अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे सेलिंग प्राइस पर यूनिट का, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, और भाग देते हैं किससे, भाग देंगे हम लोग कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से अगर हम लोग भाग देते हैं तो हम लोगों का ब्रेक इवन पॉइंट तब भी हम लोगों का आ जाएगा। तो इसमें ये पूछा गया है कि हम लोग भाग जो देते हैं, विभाजित करते हैं, वो किससे करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, और ये क्वेश्चन नंबर जो 6 लिखा हुआ है ये लाभ लिखा हुआ है, लाभ मात्रा अनुपात पीवी रेशियो किस प्रकार से हम लोग निकालते हैं, पीवी रेशियो के क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, तो उनकी बात हम लोग करते हैं। तो पीवी रेशियो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और डिवाइड कर देते हैं हम लोग सेल्स से, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट
और डिवाइड कर देते हैं सेल्स से और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तब हम लोगों का पीवी रेशियो आ जाता है। उसके बाद प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट्स का हम लोग भाग देते हैं सेल्स से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तब भी हम लोगों का क्या पीवी रेशियो आ जाएगा, और या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि पीवी रेशियो, प्रॉफिट वैल्यू रेशियो, हम लोग कैसे निकालते हैं। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो, मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट अगर हम लोग माइनस कर देते हैं और भाग देते हैं सेल से और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो हम लोगों का पीवी रेशियो आ जाएगा। पीवी रेशियो का और भी फार्मूले हैं, तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट और किसका फार्मूला है, तो ये है कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन को अगर हम लोग सेल का भाग देते हैं, सेल से डिवाइड कर देते हैं, तो भी हम लोगों का पीवी रेशियो आ जाता है। तो और भी फार्मूले हैं, इनको अच्छी तरीके से आप लोगों को पिछली क्लासों को देखना है, उनको अच्छी तरीके से करना है, तो आप लोग सभी के सभी जो पीवी रेशियो हैं उनको अच्छी तरीके से निकालना सीख जाएंगे। कि बीईपी अगर हम लोगों को दिया है तो इनकी बात करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग इनका निकाल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि स्थिर लागत में वृद्धि का सम विच्छेद बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन बीईपी बाय द इंक्रीजिंग इन फिक्स्ड कॉस्ट। इसमें कमी होगी, वृद्धि होगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर स्थिर लागत में हम लोग वृद्धि करते हैं तो सम विच्छेद बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका सही आंसर है आप लोगों का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोगों का, इस पर जो वृद्धि होगी तो वृद्धि का प्रभाव पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि परिवर्तनशील लागत को क्या बोलते हैं, वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। और वेरिएबल कॉस्ट में अगर हम लोग कमी करते हैं तो सम विच्छेद बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कमी होगी, वृद्धि होगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है, तो इसमें जो है राइट आंसर है कि कमी करते हैं तो हम लोगों की क्या होगी, कमी होगी, और अगर हम लोग वृद्धि करते हैं तो वृद्धि होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आज का हम लोगों का ये आखिरी क्वेश्चन लिखा हुआ है, और कल की क्लास जब हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे ना, तो कॉस्ट अकाउंटिंग की जब नेक्स्ट क्लास करेंगे तो ये टॉपिक पूरा वहीं पर फिनिश हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग न्यू टॉपिक पर बात करेंगे। एक क्लास और हो जाएगी आप लोगों की पीवी रेशियो की, तो वो भी हम लोगों को करनी है। उसमें हम लोगों को कुछ पीवी रेशियो के बारे में, सम विच्छेद बिंदु चार्ट के बारे में बात करनी है, और कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी हम लोगों को देखना है। और उसके बाद ये क्लास जो है, ये टॉपिक आप लोगों का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सम विच्छेद चार्ट में बाई अंश दर्शाता है। सम विच्छेद चार्ट में, अब देखो चार्ट की बात हम लोग करते हैं तो ये क्वेश्चन हम लोगों को तभी अच्छी तरीके से आ पाएगा समझ में जब हम लोग इसके चार्ट को समझेंगे। और चार्ट की क्लास हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, चार्ट को पढ़ेंगे और इनके जो कुछ मोस्ट क्वेश्चन हैं उन पर भी हम लोग बात करेंगे। तो सम विच्छेद चार्ट में बाई अंश दर्शाता है, तो विक्रय की मात्रा इकाइयों में दर्शाता है, विक्रय का मूल्य रुपयों में दर्शाता है, लागत एवं विक्रय रुपयों में दर्शाता है, या फिर उत्पादन का मूल्य रुपयों में दर्शाता है। तो इसका जो राइट आंसर है, तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे तो इस पर जब हम लोग डिस्कस कर लेंगे ना, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन तो दोबारा से दिखा देंगे और आप लोगों को अच्छी तरीके से फिर समझ में आ जाएगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने पीवी रेशियो को निकालना सीखा और उनके एमसीक्यू की बात की। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, पीवी रेशियो, कंट्रीब्यूशन और बीईपी, इनको अच्छी तरीके से निकालना सीखा। और भी क्वेश्चन करेंगे अगली क्लास में, आप लोगों को कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे और उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, तो प्लीज़ लाइक
ज़रूर करें, और अगर चैनल पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही क्लासें आगे बनाता रहूँगा, बस आप लोगों को प्लीज़ सपोर्ट करना है मेरे को। तो अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें। और इनकम टैक्स में मैंने 10 क्लासें करवा दी हैं, 11वीं क्लास भी आज आप लोगों को मिल जाएगी। आज या कल मैं आप लोगों को 11वीं क्लास डाल दूँगा। सैलरी का जो है, मैंने एक पार्ट डाला था सैलरी का, 1 घंटे का था वेतन का। इनकम फ्रॉम सैलरी की बात की थी मैंने 1 घंटे की क्लास में, और उसकी जो सेकंड क्लास है पार्ट 2 करके, वो मैं अब करवाऊंगा पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। इस प्रकार से आप लोगों को वेतन जो टॉपिक है, इनकम फ्रॉम सैलरी जो बड़ा टॉपिक है, उस पर हम लोग बात करेंगे। और जब टॉपिक पूरा हो जाएगा तब मैं आप लोगों को उनके MCQ की बात करूँगा, और उनके MCQ आप लोगों को करवाऊँगा, और 80 MCQ आप लोगों को करवाऊँगा। ये मेरा वादा है आप लोगों से। इनकम फ्रॉम सैलरी के 80 क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊँगा, कम से कम 80 क्वेश्चन। और उसके बाद मकान संपत्ति के भी क्वेश्चन करवाऊंगा। मकान संपत्ति को करने के बाद पूरी इनकम टैक्स को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, पूरी अच्छी तरीके से, और कोई दिक्कत की बात नहीं होगी आप लोगों को। बस आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।